तो फ्रेंड्स, आज हम पांचवा टॉपिक भारत रत्न विश्वेश्वरैया इनकी जीवनी पर बात कर रहे हैं और इनके लेखक हैं बाणशौर्य रेड्डी। देखिए, प्रस्तुत जीवनी में भारत सर एम विश्वेश्वरैया की जीवनी, व्यक्तित्व तथा कार्य कुशल का परिचय मिलता है। व्यक्ति कार्य कुशल यानी इनका काम का परिचय मिलता है। इन्होंने अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नव निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्म इंजीनियर्स डे पर ही मनाया जाता है। ईमानदार, कर्मठ योगी और विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेने हेतु इस जीवनी का परिचय लेंगे। देखिए, भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जाता है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। उनके अपने प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत की सिंचाई की है और औद्योगिक विकास की योजनाओं के चालू किया है। उनकी असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित है। देखिए, ऐसा महान कार्य उन्होंने क्या किया है। ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य, पहले कर्नाटक को मैसूर राज्य कहा जाता था और अब कर्नाटक ही कहा जाता है। तो ये मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली में इनका जन्म हुआ है। क्या है? कोलार। इनका जन्म कोलार जिले के मुद्देनहल्ली में इनका जन्म हुआ है और ये 15 सितंबर यानी कि सितंबर 1861 यानी कि 15 सितंबर 1860 को इनका 61 को इनका जन्म हुआ है। इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम। इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनका पूरा नाम क्या है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है और ये कब जन्मे है? 15 सितंबर 1861 को। तो विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत गरीब थे। इनके पास उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा भी पैसा भी नहीं था। आर्थिक परिस्थिति से विकट थे और इसलिए आर्थिक परिस्थिति से उनका अभाव था और पढ़ाने और लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थे। हाँ, तो फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की बहुत लगान थी, इच्छा बहुत थी। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किया और गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए यानी कि प्राइमरी तक उन्होंने अपने गांव में पढ़ा और बाद में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए वो बेंगलुरु चले गए। अब बेंगलुरु में खर्चा चलाना तो मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर रहकर वहां ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई का इंतजाम कर लिया। देखो, ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे और मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलुरु में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। अब मैट्रिक यानी क्या? एसएसएलसी में पास हो गए। 10th पास होकर उन्होंने एक सेंट्रल कॉलेज में अपना एडमिशन किया। तो वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए की भी उत्तीर्ण किया, वहां पे उन्होंने बीए भी पास किया और उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल की थी। 19 यानी क्या? 19 एज के थे। जब उन्होंने बीए की पास की तब उनका एज कितना था? सिर्फ 19 था। और सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक
अंग्रेज थे जो वहाँ सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते थे। तो उसके प्रिंसिपल कौन थे? एक अंग्रेज, एक ब्रिटिश प्रिंसिपल थे। तो वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत प्रभावित हुए और उनको टैलेंट देखकर उनको अच्छा लगा प्रिंसिपल का, और उन्होंने पुणे के साइंस के कॉलेज के प्रिंसिपल नाम एक पत्र लिखते हैं किनके नाम से? विश्वेश्वरैया के नाम से। और उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ की थी, उनकी टैलेंट के बारे में होंगे, उसके पढ़ाई के बारे में होंगे। वो क्या कहते उस पत्र में वो लिखकर भेजे थे। तो ये विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा भी प्रारंभ हुई। देखिए उन्होंने मैट्रिक परीक्षा देकर बीए उत्तीर्ण किए और बीए उत्तीर्ण के बाद वो पुणे में जाकर उन्होंने इंजीनियरिंग करने लगे। इसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। छात्रवृत्ति यानी क्या? स्कॉलरशिप। अच्छा, छात्रवृत्ति भी मिली, स्कॉलरशिप मिली। और फिर क्या था? उनका आर्थिक परिस्थिति भी बिगड़ था, इसलिए उनको स्कॉलरशिप भी मिलने लगा। तो उन्होंने निश्चिंत होकर क्या करने लगे? अपना पूरा समय पढ़ाई में मन लगाने लगे। तो ऐसी चलने लगी उनकी पढ़ाई की। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। पाबंद यानी उस समय को पूरा उपयोग कर लेते थे, समय को व्यर्थ नहीं होने देते थे, सिर्फ पढ़ाई में मन लगाते थे। तो विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना एक भी मिनट व्यर्थ नहीं होने देते थे। देखिए वो अपना एक भी मिनट व्यर्थ न होकर सिर्फ पढ़ाई में मन लगा के बैठते थे। उल्टे ज्यादा मेहनत भी करते थे और इसका परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में समय से पहले ही उनकी इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त कर पाए। और ऐसे ही उन्होंने क्या किया? इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त कर ली। साथ ही बंबई विश्वविद्यालय भर में वे प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। देखिए बंबई विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पढ़ने वाले और प्रथम स्थान में यानी फर्स्ट क्लास में आने वाले एक ही विद्यार्थी कौन थे? अपने विश्वेश्वरैया थे। और उन दिनों में जो भी उस कॉलेज में फर्स्ट क्लास कोई भी विद्यार्थी आएगा तो उनको क्या लेना था? नौकरी दी जानी चाहिए। ऐसे बंबई सरकार का नियम था। जो भी विद्यार्थी प्रथम निकलता है तो उसको नौकरी दी जाना चाहिए, ऐसे बंबई सरकार ने नियम लागू किए थे। और इसी नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में, 23 यानी 23 एज की उम्र में ही असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। देखिए 19 साल में उन्होंने बीए की परीक्षा दी और बीए की परीक्षा देने के बाद वो पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े और इंजीनियरिंग प्राप्त की और वो फर्स्ट क्लास आए। और तब उनका एज क्या था? 23। और 23 एज में ही उन्होंने क्या पा लिया? नौकरी भी पा लिया। बंबई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। मुख्यतः शहरों के लिए पानी तथा नालियों का प्रबंध करने में भी वह बहुत ही निपुण यानी होशियार थे। देखिए कैसे शहरों के लिए पानी लाना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कैसे? तो पानी इकट्ठा करना चाहिए और उस पानी को हर घरों में पहुंचाना एक असाधारण काम था। फिर भी इसे अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे, जब विश्वेश्वरैया 31 यानी 31 एज के थे, तभी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया और वह है शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण। यानी कि बात सन 1894 की यानी 1894 की ये बात है। उन दिनों सिंध प्रांत बंबई राज्य का हिस्सा था। सिंध प्रांत यानी आपको पता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा को जनगण मन समय ये नाम आता है। तो उससे जो सिंध प्रांत है वो हमारे भारत में ही था, बट आजकल वो भारत में नहीं है। वो प्रांत आजकल पाकिस्तान के देश में। आज पाकिस्तान में सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। रेगिस्तान तो आपको पता है,
के सैदान। तो सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। उस प्रांत में शक्कर नामक एक छोटा सा शहर है। देखो, सिंध प्रांत में एक नगर है और उसका नाम है शक्कर। तो इस छोटे से शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ वह कार्य संपन्न किया और जिससे सारे देश में उनका नाम भी फैल गया। मतलब शक्कर नगर में पानी का इंतजाम किया और इस कार्य से वो सभी सारे देश में उनका नाम भी क्या हुआ, फैल गया। विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। यही कारण है कि वे सन 1904 यानी कि 1904 में बंबई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से सिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए और विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पुणे के निकट एक खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया। देखिए, पुणे के निकट एक खड़कवासला नामक एक बांध है और वो बांध हमारे विश्वेश्वरैया जी ने ही बनाया है। इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेट मतलब अपने आप खुलने व बंद होने वाले दरवाजा है। इस खड़कवासला नामक जो बांध है उस बांध के अपने आप खुलने वाले और अपने आप बंद होने वाले दरवाजे है और इस दरवाजे का डिजाइन खुद विश्वेश्वरैया ने किया है। इंजीनियर के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका के मशहूर पनामा नहर के लिए इसी डिजाइन की नकल की गई। जैसे ये खड़कवासला बांध का ऑटोमेटिक बांध का दरवाजे जैसे अपने आप खुलने और बंद होने का जो डिजाइन है, ये अमेरिका के मशहूर पनामा नहर के लिए भी ऐसे ही नकल की गई है। ऐसी ही डिजाइन वहीं पर नकल की गई। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया। तो इस प्रकार से फिर विश्वेश्वरैया नामांकित हो गए। विश्वेश्वरैया ने जब बंबई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलवाया आया। वहां पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतजाम किया और नालियां भी बनाई और इसी प्रकार उनका बड़ा नाम हुआ और साथ साथ वो बहुत बड़े इंजीनियरों में भी गिने जाने लगे। तभी क्या होता है, देखिए, विश्वेश्वरैया की पदोन्नति बढ़ जाने पर ये जो दूसरे इंजीनियर्स थे, बड़े बड़े इंजीनियर्स, उन पर ईर्ष्या करने लगे। कैसे, देखिए, तो विश्वेश्वरैया की ख्याति तथा पदोन्नति देखकर कुछ बड़े इंजीनियर्स उन पर ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या करने यानी उन पर जलने लगी। इसके दो कारण थे। एक तो विश्वेश्वरैया उनकी उम्र केवल 43 की थी। 43 यानी उनका उम्र केवल 33 का था उनका एज। और दूसरी बात में कि उन सब सीनियरों से ज्यादा वेतन लेते थे और ऊपर के पद पर थे, इसलिए सभी उनसे क्या कर रहे थे, जल रहे थे। और ये सोचकर विश्वेश्वरैया को ऐसा लगा कि मेरे ही साथ काम करने वाले मेरे ही मित्र मुझ पर इतना ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उनका वे असंतोष का कारण बना हुआ और उन्होंने एक दिन नौकरी को अचानक नौकरी से इस्तीफा दे दिया यानी उनको उस नौकरी को राजीनामा दे दिया। तो नियमानुसार उन्हें पेंशन मिल नहीं सकती थी, मतलब आधा में ही नौकरी छोड़ जाने के बाद उनको पेंशन नहीं मिल सकती थी। फिर भी मगर उनकी विशिष्ट सेवाओं और तथा योग्यताओं को देखते हुए उनको पेंशन भी मिली। नौकरी से निवृत्त होने को पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त है। देखिए, नौकरी से निवृत्त यानी कि उन नौकरी छोड़ने से बाद उन्होंने हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। वहां के सम्राट कौन थे? निजाम नवाब। तो नवाब दुनिया से सबसे बड़े अमीर माने जाते थे, परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी थी और वह मुसीबत
हैदराबाद में और भरपूर क्या होता था, बाढ़ आता था और यह बाढ़ सहना उनके लिए नामुमकिन था। और हर वर्ष मूसी में भयंकर बाढ़ आती थी। इस वजह से खूब तबाही होती थी, यानी बहुत पानी आने से वहाँ कामकाज नहीं होते थे। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस आता था, सारी हैदराबाद में उस बाढ़ का पानी घुस आता था और हर जिसे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने की योजना बनाई, बांध भी बनवाया और साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों का भी बड़ा इंतजाम कर दिया। मूसी नदी में बांध तो बना दिया और इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में हर नाली का भी प्रबंध किया और हर नगर के लिए पानी का भी इंतजाम किया। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। आज हम हैदराबाद सुंदर है ऐसे मानते हैं और इसका कारण ही है हमारे विश्वेश्वरैया जी। नगर के बीच एक बाग है, उसका नाम है बाग-ए-आम, नाम से वो मशहूर है। एक सुंदर पब्लिक गार्डन आपकी ही योजना का फल है, मतलब विश्वेश्वरैया की ये योजना के फल का फल है। यह सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आता है। देखो आज का सुंदर प्लेस यह होता है वो है हैदराबाद माना जाता है, पर उसके बाद जो नंबर आता है हमारा मैसूर का। मैसूर तो आप कभी जाएंगे, गए होंगे तो वहाँ का वृंदावन गार्डन तो देखे होंगे। हाँ, तो देखिए ये मैसूर का नंबर आता है। मैसूर के राजा उस समय कृष्णराज वोडेयर थे। वे कुशल शासक ही नहीं अपितु दयाल व्यक्ति थे, दयाल हृदय के भी थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे, इसके लिए वे नई नई योजनाएं कार्यान्वित करना चाहते थे। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु मैसूर राजा के महाराज ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का निमंत्रण किया। देखो मैसूर राज्य का भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हेतु महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने के लिए कहा। तो क्या था, विश्वेश्वरैया जी मैसूर राज्य के निवासी ही थे, तो उन्हें भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए आनंद अनुभव हुआ। तो वे मैसूर के चीफ इंजीनियरिंग के पद पे नियुक्त हुए। हैदराबाद से आने के बाद मैसूर के राजा के यहाँ वे मैसूर की चीफ इंजीनियरिंग पद पे नियुक्त होते हैं। देखिए इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक काम किया है। इंजीनियरिंग पद पे मैसूर में विश्वेश्वरैया जी ने 3 वर्षों तक काम किया है। विश्वेश्वरैया जी कार्य कुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज मुग्ध हो गए। इनकी विश्वेश्वरैया की कार्य को देखकर महाराज भी क्या हुए, मंत्रमुग्ध हो गए, चकित रह गए कि इतनी अच्छा काम विश्वेश्वरैया जी बना सकते हैं। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त किया। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। देखिए मैसूर में चीफ इंजीनियर की इनकी पद पर नियुक्त है और उसके बाद महाराज ने उनके काम पर आनंदित होकर, उनके कार्यकाम पर आनंदित होकर उनको दीवान की पद को देते हैं। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते हैं। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया जी ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। मैसूर राज्य कैसा था उसका नक्शा ही बदल डालना मतलब मैसूर राज्य को सुंदर बना देते हैं। कैसे देखिए, विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया और नई नई योजनाएं चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई और बड़े बड़े कारखाने खोले। वहां पर मैसूर राज्य में क्या करते, वेतन भी बढ़ाया, आमदनी भी बढ़ा, आमदनी यानी वेतन बढ़ा दिया और बड़े बड़े कारखाने भी खोल रखी। इन नहरों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का भी इंतजाम किया। मैसूर राज्य के शिव समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्हीं की देखरेख में खोला गया है। आपको तो पता होगा कि गोगा फॉल्स में बिजली होती है, बिजली पैदा करने का काम होता है। वैसे ही
मैसूर राज्य में शिव समुद्र जल प्रताप है और वहां से बिजली निकाली जाती है। विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया और उन दिनों में विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति व समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर निर्भर होती है। और यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन और इस्पात का काजल के कारखाने खोले। और इसी तरह इस्पात तथा कागज के कारखाने यानी स्टील, इस्पात यानी क्या, स्टील के कारखाने खोले। भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हुआ और जो भी भद्रावती में स्थापित किया हुआ गया स्टील का कारखाना भी इन्होंने ही शुरुआत किया। और इसी प्रकार आज हम इतना आधा पाठ लेंगे और इसके बाद इसके आगे का पाठ हम कल देखेंगे। तब तक धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो पहले हम पांचवा टॉपिक में भारत रत्न विश्वेश्वरैया के पाठ पहला देखे थे। अब सेकंड देखिए। तो उन्होंने आज तक हमने देखा था भद्रावती में स्टील का कारखाना स्थापित किए हुए थे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य 3 कहे जाते हैं। और 3 कार्य कौन कौन से देखिए? उनमें प्रमुख है कावेरी पर बांध। यह बांध कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है। इस बांध के निर्माण से जहां उद्योग के लिए बिजली प्राप्त हुई। आपको तो पता है मैसूर कब जाएंगे तो देखिए कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर एक बांध बनाया गया है और उसका नाम है आज कृष्णराज सागर। तो इस बांध को विश्वेश्वरैया जी ने ही बनाया है। देखिए इस बांध के निर्माण से जहां उद्योग के लिए बिजली प्राप्त हुई वहीं पर सिंचाई के लिए पानी भी मिला। मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है क्योंकि भारत में यह बांध अपने ढंग का पहला था। देखिए पहला बांध भारत में और ये अपने ढंग का पहला ही एक ऐसा बांध था जो हमारे भारत में था और आज वो बहुत बड़ा नाम से कृष्णराज सागर से पुकारा जाता है। देखिए इसका पूरा श्रेय श्री विश्वेश्वरैया को प्राप्त है। इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसके बनाने वाले की तारीफ तकते ही नहीं है। मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है। नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान उन्हीं की योजनाओं का सुंदर परिणाम है। यह नंदन वन माना जाता है। भारत के सुंदर उद्यानों में से यह एक है। आप भारत में कई प्रकार के उद्यान देखे होंगे और उस उद्यान में से एक सुंदर उद्यान है वो है वृंदावन उद्यान। अब है वो कहाँ पे? मैसूर में। दीवान के पद पर काम करते श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था भी कई सुधार किए। पंचायतों की व्यवस्था की, गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए जो वहां के सुधार कार्यों में सरकार को सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी। इसका फल राज्य का अच्छा विकास भी हुआ। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया और इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में उनकी देन अद्भुत है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया जी ने राज्य की अद्भुत उन्नति की है। उन दिनों दक्षिण में केवल मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित था। देखो इन दक्षिण कन्नड़ में क्या था? सिर्फ मद्रास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मद्रास में ही सिर्फ था और उस समय सारे देश में केवल 5 यूनिवर्सिटी थे। सिर्फ 5 यूनिवर्सिटी काम कर रहे थे और इस प्रयत्न में उन्होंने विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक अलग विद्यापीठ यानी एक अलग विश्वविद्यालय यानी अलग यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते थे और इस प्रयत्न में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि आखिर वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। इसके बाद उनको क्या क्या कष्ट
राज्य ने हर दिशा में उन्नति की, लोग भी खुशहाल थे। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य मद्रास पर पड़ा। जब ये मैसूर राज्य इतना अच्छा चल रहा है और उसकी उन्नति भी हो गई है और उसका विकास भी हो रहा है, ये देखकर मद्रास राज्य पर उसका बहुत असर पड़ा और मद्रास के लोग भी अपने प्रदेश की तरक्की ही चाहते थे। और उन दिन मद्रास के राज्य पर अंग्रेजों का शासन था। तो इसी कारण अंग्रेज जहां मद्रास राज्य की उन्नति नहीं करना चाहते थे, तो वहां पर मैसूर राज्य की उन्नति उनको क्या नहीं हुई, उनसे देखी नहीं गई, उनको भी झड़स होने लगा और उन लोगों ने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर राजा का भी कान भरना शुरू कर दिया। कान भरना यानी विश्वेश्वरैया के बारे में कुछ अनशनक बातें उनको कहने लगे और विरुद्ध बातें कहने लगे। और ऐसी दशा में विश्वेश्वरैया ने वहां काम करना अपनी शान के विरुद्ध समझा। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए उनको, तो ये विरुद्ध है ऐसा समझकर उन्होंने 1918 ईस्वी में यानी कि 1918 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वहां से भी उन्होंने कृष्णराज वड़ैयर के साथ जब काम करते थे, वहां उनके यहाँ काम करते थे, तो दीवान के पद पर काम करते थे और वहां से भी उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, यानी कि राजीनामा दे दिया। मैसूर राज्य के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेशों में यात्रा करने चल पड़े। देखिए वहां से दीवान के पद पर वो निकल गए और जब वो वहां से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेशों में यात्रा करने चलते हैं और जब भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजनाओं की समिति का सदस्य नियुक्त किया। उन दिनों में भारत सरकार नई दिल्ली में राजधानी बना रही थी और इसके निर्माण के लिए देश के प्रमुख इंजीनियरों की भी एक कमेटी बनाई गई जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाएगी। विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के प्रमुख सदस्य रहे। विश्वेश्वरैया ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखाई, उससे प्रभावित होकर टाटा कंपनी ने उनके कार्य को देखकर टाटा कंपनी ने क्या किया, उन्हें इस्पात कारखाने का डायरेक्टर नियुक्त किए। इस्पात कारखाना मतलब मैं तो बता चुकी हूँ आपको पहले ही, स्टील का कारखाने का उनको क्या करते हैं, डायरेक्टर नियुक्त किया। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरैया ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने सर्वोच्च उपाधियां देकर विश्वेश्वरैया को प्रति अपना आदर प्रकट किया। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वतंत्र भारत सरकार ने उनके लिए 1955 में भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया। देखो 1955 यानी कि 1955 में सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न देकर उनको विभूषित कर देते और वहां से उस ईस्वी से विश्वेश्वरैया भारत रत्न विश्वेश्वरैया कहने लगे। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र 94 एज की थी। कितनी? 94 एज की थी और 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्म शताब्दी मनाई गई और इसके बाद वे 7-8 महीने ही जीवित रह पाए और इस प्रकार पूर्ण आयु भोगकर विश्वेश्वरैया जी ने 14 अप्रैल सन 1962 यानी 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में वो चिर विश्राम लिया, मतलब वो देहांत हो गई। श्री विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे। उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं लिया। उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर वो कहने लगे कि वो व्यायाम करें, समय का सदुपयोग करें और सदा मेहनत करें, दूसरों से भी यही आशा रखें और उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या बहुत ज्यादा है और हम आलसीपन को त्याग दे, आलसीपन को छोड़ दे और उसी दिन हमारे देश का विकास होगा, यही कहते हैं। और देखिए विश्वेश्वरैया जी सेवा भाव को अत्यंत पवित्र आचरण मानते हैं।
सेवा करना ये पवित्र काम है, इसे कहते हैं। जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में लगे रहे, ऐसे बात कहते हैं। देखिए, विश्वेश्वरैया जैसे दर्जन कर्मयोगी यदि इस देश में पैदा हो जाते हैं तो हमारे देश को स्वरूप को ही बदल डालेंगे। वे श्री विश्वेश्वरैया का चरित्र, आदर्श पूर्णता और वे विनयशील तथा साधु प्रकृति के पुरुष थे। सिर्फ साधारण रहते थे। ईमानदारी तो उनके चरित्र की अटूट अंग ही है। और असाधारण, बहुत ईमानदारी थे व्यक्ति और असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी उन्होंने कभी भी गर्व नहीं किया। इतना बड़े इंजीनियर होने के बाद भी अपने पर कभी भी घमंड नहीं किया और वे सदा देश के विकास का ही सपने देखते थे और विकास कर दिए हैं और उनके सपने भी साकार हुए हैं। और अपने श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है, ये जबरदस्त प्रमाण ये विश्वेश्वरैया ही है और इस विश्वेश्वरैया की जीवनी ही हमको बता सकती है। आज हमारे बीच डॉक्टर विश्वेश्वरैया नहीं है, पर उनके द्वारा निर्मित बांध तथा कल कारखाने और उनके स्मारक बने हुए हैं और उनकी अनुपम बुद्धि कुशलता का स्मरण दिला रहे हैं। और ऐसे महान विश्वेश्वरैया पर सारे भारत को गर्व है और उनको शत शत नमन है। मुझे लगता है कि आपको इन सभी पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसी आशा रखती हूँ। और इसका एक शब्द में जो वाक्य में उत्तर लिखे हैं, तो सभी प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो विश्वेश्वरैया का पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनका जन्म कब हुआ है? 15 सितंबर 1961 में। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? तो किसके? समय के बड़े पाबंद थे। इत्यादि प्रश्न यहाँ पे है और उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है।